शेर के मुँह से निकालने वाला निकाला है मोदी जी। और मैं इसमें मोदी जी के साथ-साथ जैसा वो कहते हैं 1.5 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ भारतीयों को कांग्रेचुलेट करूँगी। जो रशिया नहीं कर पाया, चाइना नहीं कर पाया, पाकिस्तान नहीं कर पाया, यूएस धमकी के बाद भी नहीं कर पाया, वो खुद तालिबान ने जो बोलते चांदी के प्लेट पे सजाकर भारत को दिया है। पर भारत की हम्बलनेस देखिए, भारत का मतलब क्या ग्राउंडेड नेचर देखिए कि हम उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, हम उसको ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके पीछे हैं बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस। हमारा मुद्दा है आज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा। आखिरी तक बने रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट को। दिस इज नॉट ब्रोकन आउट ऑन एनी अदर चैनल एक्सेप्ट फॉर द ऑल्टरनेट मीडिया। हम बात कर रहे हैं वन एंड द ओनली जिसको धमकी दी और जिसको कैप्चर करने की कोशिश की ट्रंप ने, वो चांदी के प्लेट पर सजाकर भारत को गिफ्ट किया जा रहा है। सर, मैं चाहूंगी कि आप ब्रेक न्यूज करें। ओवर टू यू सर, अ वेरी वार्म वेलकम। गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतने ताज़ा खबर पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, और पूरा दुनिया में जितने भी आपके व्यूअर्स में वो भी सुन के काफ़ी ताजुब हो जाएंगे। बधाई हो। इसका मतलब आप फौजी दस्तूर को बरकरार रखते हुए सारे बिंदुओं को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। जहां तक बगराम एयरफील्ड की बात आप कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को समझना निहायत ही आवश्यक है कि 5 अगस्त 2025 को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी ये चेन्नई में एक सेमिनार या कोई लेक्चर देने गए थे, जिस दिन उन्होंने कुछ बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 इस बार ये बड़े रकम का होगा और अलग किस्म का होगा। साल मैं सिर्फ बिंदुओं को ज्वाइन करके आपको एक नैरेटिव बता रहा हूँ। अभी आ जाइए बागराम एयरपोर्ट। ये करीब अब पेशावर से है दूर 6 घंटे के रास्ता, करीब 300 किलोमीटर, और ये काबुल से करीब 47 किलोमीटर नॉर्थ में है, अफगानिस्तान के अंदर। ये बागराम एयरफील्ड जो है वो यूएसएसआर इसको डेवलप किया था वे बैक इन 79 टू 89, और उसके बाद अमेरिका के जो मेजर कंपोनेंट, उसके हेडक्वार्टर, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन की जो अहम जो एस्टेब्लिशमेंट है यहीं पे अवस्थित थे। और उसके अलावा बाकी सारे जितने मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एयर रिसोर्सेज और उनके टैंक्स, हम्बीज, लॉजिस्टिक बेसेस, कॉन्ट्रैक्टर्स की यहीं पे बेस हुआ करता था। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, परिस्थिति इतने जल्दी से बदल गया है। 2021 के बाद तालिबान अफगानिस्तान को काबू में लेने के बाद धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल चर्न जो हो रहा है विश्व में, पैंडेमिक के बैकग्राउंड, रूसिया यूक्रेन लड़ाई के बैकग्राउंड, हमास इजराइल की लड़ाई के बैकग्राउंड, ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 के बैकग्राउंड में, आज के दिन में इन्होंने देखा कि आज के जियोपॉलिटिकल चर्न में तालिबान जो अफगानिस्तान का है वो किसी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी से विश्वास नहीं कर सकते। चाइना के साथ बात करिए, वो ट्रस्ट करने के इनकार कर दिए हैं, या रशिया के साथ वो देने के लिए इनकार कर दिए हैं। अमेरिका को खुलेआम उन्होंने बोल दिया कि ये बगराम एयरफील्ड नहीं देंगे। ऐसा परिस्थिति में हिंदुस्तान को उन्होंने ऑफर किया है, ना कि हिंदुस्तान उनके पीछे पड़ा है बगराम लेने के लिए, उन्होंने ऑफर किया है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी इतना अच्छे मात्रा में है कि आज के दिन में वो ऑफर कर रहे हैं कि आप आओ, इसके मेंटेन करो, उसको डेवलप कराओ, और इसको आप धीरे धीरे अख्तियार करके आप अपने फुटप्रिंट यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। यहां तक उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि बगराम एयरफील्ड जो है, इट इज एट क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और वेस्ट एशिया। इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफिशिएटिंग जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे मुताकी साहब, जो नई दिल्ली में आए थे कुछ दिन पहले, उनके मुंह से ये सुनने में मिला है कि वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बता के गए हैं कि हिंदुस्तान इज वेलकम टू एक्सेप्ट बगराम एंड डेवलप इट इनटू एयरबेस which they can utilize for their advantage। अभी आते हैं समझने के लिए कि बगराम एयरबेस अगर हिंदुस्तान ले लेता है, जो मेरे सोच विचार के मुताबिक लेना चाहिए, सरकार को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या फायदा क्या होगा? फायदा यह है कि सबसे पहले हम देखते हैं बगराम एयरफील्ड। सर, फायदा तो मैं देखूंगी, पहले हमारे दुश्मनों का नुकसान कितना होगा वो जरूर देखना चाहूंगी। अच्छा, पाकिस्तान, चाइना एंड यूएसए। जी
तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या किस किस्म की थ्रेट इंपोज कर सकता है बगराम एयरफील्ड को। अगर हम अख्तियार कर लेते हैं तो थ्रेट कैसे इंपोज कर सकता है। थ्रेट से पहले कैपेबिलिटी। कोई भी एयरबेस को ऑक्यूपाई करने के लिए आपको बुनियादी चीजों को एस्टेब्लिश करना निहायती जरूरी है। क्या है बुनियादी चीजें? वहां पे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल होना जरूरी है। वहां पे एयर डिफेंस की मेजर एयरक्राफ्ट और आपके जो आकाश तीर वगैरह जितने भी है, हो सकता है कि इजराइल से जो ले रखे हैं, जो मिसाइल वगैरह, इनको भी इंटीग्रेट करके उधर एस्टेब्लिश करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना यह निहायती आवश्यक है, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के चंद एक बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, जो कि ताजिकिस्तान नॉर्थ में है, करीब 300 किलोमीटर दूरी। ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है दुशानबे, दुशानबे के साउथ ईस्ट में एक बेस है जिसको फकरोर बोलते हैं। यहाँ पे हवाई जहाज है हिंदुस्तान के। और दुशानबे के पश्चिम की तरफ एक और एयरबेस है, आईनी बोलते हैं। इनके साथ मेल मिलाप करके रखना निहायती जरूरी है। एक मैप अगर आप दिखा सकते हैं गायत्री कि ये जो बगराम एयरफील्ड है उसके पड़ोस में आसपास में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि मान लीजिए उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और आपका आ जाता है वो वाला मैप एक ने, हाँ ये वाला, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। इससे पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा एक स्ट्रेटेजिक बेस कितना सेंट्रल है। वहां पे जो भी बैठेगा ये सारे देशों के ऊपर निगाह रखना बहुत फैसिलिटेट हो जाएगा, बहुत बहुत ये आप इफेक्टिव। लेकिन बगराम एयरबोर्स में आने के बाद क्या क्या असर डाल सकता है पाकिस्तान के ऊपर, आप देखिए। जगह से आप जाहिर कर सकते हैं या अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पश्चिम फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट, इट विल बी डायरेक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर सर्वेलेंस एंड ऑल्सो एट्रिशन। जो मिलिट्री जो टारगेट है आप हिट कर सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। काबुल से 47 किलोमीटर, और काबुल से जो रास्ता जाता है पेशावर तक, ये करीब कहते हैं कि 160 मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दिया है ये 300 के करीब किलोमीटर। और इतना डिस्टेंस ही आसानी से कवर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी आप आकाश तीर के एयर डिफेंस लगाएंगे या जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं, उसके जितने मिसाइल सिस्टम हो ये डिफेंसिव नहीं होते हैं, ये ऑफेंसिव, मतलब टारगेट को सीख करके रडार के जरिए से। और जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान दिखाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेते हुए सिलेक्शन ऑफ टारगेट और सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपस में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद में आता है और उसको एंगेज करके न्यूट्रलाइज करने के लिए लॉन्च किया जाता है। फिर यहाँ पे एक साथ तीन एयर बेसेस हो जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान को घेरने की बात करूं, आपका हो जाता है बागराम एयरबेस जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसके साथ ताजिकिस्तान का फखनौर एयरबेस और अयानी एयरबेस। ये 3 एयरबेसेस वेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। ईस्ट के तो, हमारे देश के तो बात ही मत करिए। तो जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, जिसके होने के चांसेस एनी टाइम है, वुडंट बी सरप्राइज्ड एनी टाइम। तो ये घेरने के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड लोगों को शायद पता नहीं होगा, आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे और भी कई लोगों से बात हो रही थी कि बागराम एयरवेज पे ऑलरेडी हमारी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं। जी सर। अगर आप यकीन के साथ ये कह सकते हैं, अगर नहीं भी पहुंची होगी, ये पहुंचना निहायती आवश्यक है। क्योंकि मेरे को अभी तक जो संदेश मिल रहे हैं ओपन मीडिया सोर्सेज से, ऑफर हो चुका है। हिंदुस्तान अगर ऑफिशियली हाँ नहीं बोला है तो कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है कि हिंदुस्तान को लेना है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 का सक्सेस या कामयाबी हासिल करने का तरीका यही है कि पाकिस्तान को मल्टीपल डायरेक्शन से घेर डालना, यानी कि स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट करना निहायती आवश्यक है। पश्चिम की तरफ से अगर हो जाता है तो कंप्लीट वेस्टर्न फ्रंट जो है पाकिस्तान का, इसको हम इफेक्टिवली घेर सकते हैं। ताजिकिस्तान में जो फखरोर एयरबेस को उसको एस्टेब्लिश करने का एक मुद्दा उस समय था, जिस समय उसको एस्टेब्लिश किए थे, कि वॉखन कॉरिडोर के ऊपर निगाह रखना है। चाइना का जो हरकत, उइगुर मुस्लिम के जो हरकत होते हैं, ये इसी के वॉखन कॉरिडोर के बीच में से होता था पहले। उसके बाद उन्होंने ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इसके साथ उन्होंने फेंसिंग खड़ा कर दिया है चाइना ने,
प्लस वोखन कॉरिडोर को भी फेंस कर दिया है। फिर भी इसको डोमिनेशन के नीचे रखना निहायत आवश्यक है, क्योंकि इसका कॉमन बॉर्डर हिंदुस्तान का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के साथ है 106 किलोमीटर। कोई भी चाइना की तरफ से हरकत होता है तो ये हमारा बेस उसको डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर के जरिए से कर सकता है। अभी आ जाइए आईनी बेस। आईनी बेस का एक ये सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एक बेस है। फाखरोड को सपोर्ट करने के लिए ये नजदीक उसको रखा गया है। और ये जब बागराम का फुली एस्टेब्लिश हो जाता है, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं गायत्री, आप सही बात कर रहे हो। तीनों एयरबेस ट्रायंगुलेशन बोलिए या और कोई जरिए से ये एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते रहेंगे। एरियल एसेट एक स्ट्रेटेजिक एसेट होने के नाते ना सिर्फ म्यूचुअल एसेट बल्कि स्ट्रेटेजिकली ये कोई भी टारगेट को एक नए डायरेक्शन से उसको एंगेज या उसको थ्रेट डेवलप कराने में बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का मल्टीपल फ्रंट खुल जाएगा। एक पूर्व की तरह अभी तो हिंदुस्तान के साथ ऑलरेडी खुला हुआ है, एक पश्चिम की तरफ से हो जाएगा। आइए देखते हैं दक्षिण की तरफ क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में आज के दिन में केवल बीएलए नहीं बल्कि उसके जो कॉन्ग्लोमरेट अलग अलग ग्रुप्स और पार्टियां बने हैं ये बीएलए के साथ जोड़ चुके हैं। इसलिए बीएलए का नाम बदल के कहीं मैं पढ़ रहा था लिखा हुआ है बलोच नेशनल आर्मी, बीएनए। बलोच नेशनल आर्मी के साथ बीएलए जुड़ा हुआ है, एक रिपब्लिकन फोर्स भी जुड़ा हुआ है, इसी तरह 3-4 और अलग अलग नाम के साथ वो जुड़े हुए हैं। और ये काफी फॉर्मिडेबल होते जा रहा है। उनका टारगेट जिस तरह वो पाकिस्तान आर्मी को वो एंगेज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ये चाहे आप उनके कितने भी प्रशंसा करते हैं फिर भी कम। इसी तरह अगर आप आ जाते हैं नॉर्थ की तरफ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहां पे जो एजिटेशन हो रहे हैं फिलहाल उन्होंने शांत करके बिठाया है, लेकिन गुस्सा जो है अभी वो सिमरिंग है, बढ़ती जा रही है। उसका कारण अंडरस्टैंडेबल है। उनको ना बिजली मिलता है, ना इंटरनेट फैसिलिटी, ना वाईफाई का कोई कनेक्टिविटी है, ना रोटी कपड़ा मकान, ना पानी की साधन। पानी वहीं से मंगला डैम से वो सप्लाई करते हैं नीचे की तरफ, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट से कोई गुना ज्यादा उनसे रिकवर किया जाता है, फिर भी उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलता नहीं है। वो कहाँ जाता है? वो जाता है पंजाब जैसे प्रोविंस के अंदर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये चीजें जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस है ही नहीं, तो उनका जो लाइवलीहुड के लिए जो नौकरी होना चाहिए, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई सपोर्ट सिस्टम सरकार की तरफ से, सुनाई के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ऐसा हालत में दे हैव बीन लेफ्ट इन अ लर्च। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन अभी ले रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट एजिटेशन, वायलेंट एजिटेशन होने में कोई समय नहीं लगता है। आज के दिन में बहुत सारे साधन और माध्यम है जिसकी मदद ये ले सकते हैं। तो ये हो गया पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की तरफ जो पाकिस्तान का घेराव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे व्यूअर्स को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रोविंस है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाता है। पाकिस्तान के अंदर इसकी पॉपुलेशन करीब करीब 15 करोड़ से ज्यादा है, बल्कि आज के दिन में रफली अगर आप पॉपुलेशन मैट्रिक्स को लेंगे ये 16-17 करोड़ तक दिखाएगा आउट ऑफ 25 करोड़। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस पॉपुलेशन के अंदर आइसिस, खोरासन, अल-कायदा और ये जो सबसे बड़ा होम ग्रोन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनकी पेनिट्रेशन काफी गहरा होने लगा है। पेनिट्रेशन इज सो मच दैट इनकी जो फुटप्रिंट है कराची जैसे शहर में रिपोर्ट आने लगे हैं और वहां से वो फिदाइनी अटैक के प्लान कर रहे हैं और धीरे धीरे सिविल गवर्नमेंट के ऊपर उनका विश्वास टूटते जा रहा है। ये और मान के चलिए कि जो आर्मी के ऊपर उनका भरोसा था वो भी भरोसा गायब होते जा रहा है। सिविल पॉपुलेशन, एग्जैक्टली। ये एक चीज यहाँ पे हमें समझना निहायत ही आवश्यक है कि यूएसए का अगर बागराम किसी भी स्टेज और टाइम पे अगर जाता है तो फायदा क्या क्या वो उठा सकते हैं। यूएसए एक सुपर पावर है और सुपर पावर के सुप्रीमेसी और अथॉरिटी बरकरार रखना निहायत ही आवश्यक है। जिस चीज को हड़बड़ी से वो छोड़ के गए थे 2021 को, चलो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको एहसास हुआ है वो वापस लेना चाहते हैं बगराम एयरफील्ड, चाहे समझौता हो ना हो। हिंदुस्तान के साथ इतने सारे एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं, बेका की बात करिए, लेमोआ की बात करिए, जब तक ये कामयाब नहीं होता है पूरा बागराम को वो कब्जे नहीं करते हैं तब तक हिंदुस्तान के साथ मेरे समझ के मुताबिक जो जो एग्रीमेंट
2 और 2016 और 18 को हुए हैं अलग-अलग एग्रीमेंट, इसी का वो फ़ायदा उठा के इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यूएसए अगर यहाँ आ जाता है तो उसका फ़ायदा क्या है? एक सुपर पावर होने के नाते यहाँ से लॉकनौर 1 घंटे का फ्लाइंग टाइम है। लॉकनौर ऐसा जगह है चाइना में जो कि जिनजियांग प्रोविंस में इसके न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको टेस्टिंग और ट्राई किया जाता है। और सुनने में मिला है रिपोर्ट के मुताबिक, ओपन सोर्स की रिपोर्ट में जो आ रहे हैं, इसके मुताबिक चाइना ऑफ लेट सबसे पहला चीज न्यूक्लियर हथियारों को वो बढ़ाते जा रहा है। 500 से अभी 600 हो गया है। 2030 तक अंदाज किया जा रहा है बाई सिप्री कि ये कम से कम 1000 पहुंच जाएगा। 2035 तक 1500 ये वॉरहेड बना देंगे। नंबर दो, पहले ये हम समझते थे कि वॉरहेड जो है वो डीमेटेड रहते हैं, वो जोड़ के नहीं रखा जाता है, लेकिन चाइना यही लॉकनौर में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि उनके टनल्स में कैनिस्टराइजेशन हुआ है। कैनिस्टराइजेशन इज द आर्ट ऑफ मेटिंग द वेपन सिस्टम विद द डिलीवरी एंड सब कुछ तैयार करके रखते हैं। वो सिर्फ एट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोटिस उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करके कैनिस्टराइजेशन करके वो लॉकडाउन में छुपा के रखे हैं। और तीसरा चीज ये है कि लॉकनौर एक ट्रेडिशनल, एक जाना माना एक न्यूक्लियर साइट है जो विश्व में रजिस्टर्ड है। इसके कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे टेस्टिंग या ट्राई किया जाता है, चाहे अंडरग्राउंड हो या ओवरग्राउंड हो। तो ये उसको निगरानी रखने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक बेस की जरूरत है। तो इसीलिए बगराम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज यूएसए इज कंसर्न। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान, बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, पाकिस्तान को अभी वो गोद में ले रखे हैं। ये नहीं कि परमानेंटली गोद में बिठा के रखेंगे। आप देखते रहिए क्या हो रहा आने वाले समय में। उनका सबसे एक अहम मुद्दा है ईरान के ऊपर निगाह रखना। मेरे विचार के मुताबिक एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये ईरान में रेजिम चेंज करना चाह रहे हैं और रेजिम चेंज करने के लिए उनको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना निहाती आवश्यक है। इफ पुश कम्स टू शव, अगर जरूरत पड़ता है बुट्स ऑन ग्राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जो बेसिस पाकिस्तान के अंदर 5 की जगह अभी 7 हो चुके हैं, उनके ऊपर ड्रोन्स, हवाई जहाज, लॉजिस्टिक बेसिस, ये धीरे धीरे उसको डेवलप करने लगे हैं। प्लान क्या है? प्लान ये है कि चाइना की जो पेनिट्रेशन है आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर, किसी भी तरह उसको वो पुश बैक करना चाहते हैं। जो वैक्यूम उन्होंने क्रिएट किया था बाय लिविंग मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, उसका फायदा उठाते हुए चाइना जो अंदर प्रवेश किया है उसको रोकना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। उसी के साथ जुड़ा हुआ है सीपेक। सीपेक में जो 65 बिलियन, 65 बिलियन की जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है, आउट ऑफ 65 बिलियन 42 बिलियन ऑलरेडी कमिटेड है। और कहते हैं कि करीब 38 to 40% सीपेक का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीटेड स्टेटस में है। हाइडल पावर स्टेशन जैसे रोड्स, रेलवे नेटवर्क, पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, कम्युनिकेशन सेंटर्स, बिलेटिंग फैसिलिटी वगैरह वगैरह जो है ये हो रहा है या बन चुके हैं। जितना बन चुका है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है वो पाकिस्तान उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो सोवरेन डेट की खतरा अभी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सीपेक को नाकारा करने का एक इरादा है। किसी भी तरह चाइना को इसके जरिए से ग्वादर तक नहीं पहुंचने देना है। ये अमेरिका का एक मुद्दा है। प्लस ग्वादर जो 40 साल का एक लीज करके दिए हैं, इसको भी किसी भी तरह वापस लेने का उनका इरादा है। और इसीलिए चाइना ने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन उन्होंने खोला है, सीपेक वॉखन कॉरिडोर के बीच में से काबुल तक, काबुल से लेकर तुर्कमेनिस्तान और आगे अलग अलग देश और ईरान के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ाने की उनका कोशिश और प्लान चल रहा है। अभी चाबार जैसो पोर्ट है उसके साथ भी कनेक्ट करने का सीपेक के जरिए से बीआरआई हेडिंग के नीचे ये आगे की तरफ बढ़ाने का उनका प्लान है। तो इन्हीं चीजों को नाकारा करने के लिए, मार्जिनलाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और पुश बैक करने के लिए अमेरिका का ये अहम मुद्दा है आज के दिन में। आगे आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन बागराम एयरपोर्ट बीइंग सेंट्रल टू एवरीथिंग, America will always want to take Bagram field at the earliest. That is all I have to say. Gayatri, if you have any points, you can shoot. सर तभी तो ट्रम्प वाज गिविंग धमकी ना कि हमने बागराम बेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके बनाया है एंड इसको हम वापस लेकर आएंगे वेदर दे लाइक इट और नॉट। देवर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि इन्होंने वॉर रेज तक करने की बात की थी, वी विल टेक बैक बाय हुक और बाय क्रो, जिसको मॉस्को
फॉर्मेट स्टेटमेंट के जरिए, दिस वाज अ पर्टिकुलर टर्म बीइंग यूज्ड, 10 कंट्रीज साथ में आई एंड दे सेड कि बागराम विल नॉट बी अलाउड टू बी टेकन बैक बाय यूएसए। सर आपको याद होगा ये न्यूज़ शायद मैंने आपके साथ ही से कवर की थी। इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान joined together to oppose US taking over Bagram military base in Afghanistan because of presence of US in this region means मतलब पाकिस्तान जो टेरर फैक्ट्री है उस पे भी सोने पे सुहागा उनके स्टाइल में। वो तो फिर तो अक्रॉस द वर्ल्ड कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बॉम्ब फूटेगा सभी को पता है एंड दे विल क्रिएट अ ह्यूज टर्मोइल इन दिस रीजन। सो दैट इज़ डेफिनिटली देयर। जी। ये रीजनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसीलिए सारे देश, हाँ, मस्को 8 उसको बोलते हैं शायद, मस्को 8 स्टेटमेंट। तो उसमें 8 की जगह अभी 10 देश जुड़ गए हैं, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मस्को 8। मस्को 8 का था ये जो बगराम एयरफील्ड के बारे में, बेसिकली कोई फॉरेन एलिमेंट वो नहीं चाहते हैं कि हमारा रीजन के अंदर आके प्रवेश करे और यहाँ पे दखल अंदाज करना शुरू कर दे। इसको अमेरिका को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका कोई चीज अगर चाहेगा, ये किसी भी तरह टेढ़े उंगली से वो घी निकाल लेगा मेरे अंदाज के मुताबिक। हो सकता है कि भारत के साथ कोई बातचीत करके जो जो एग्रीमेंट ऑलरेडी भारत के साथ साइन हुए हैं उनका शुरू शुरू में फायदा उठाते हुए वो आगे की तरह नेगोशिएट करेगा। यही अमेरिका है जो तालिबान को पहले एक्सेप्ट नहीं करता था, यही अमेरिका है जो सीरिया का अभी प्रेसिडेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो आईसिस लीडर हुआ करते थे, अलकायदा में है वो। अभी उसको आप देखिए किस तरह कन्वर्ट करके एक ग्लोबल इमेज उनका बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। और यही अमेरिका है जो तालिबान को पहले अलाउ नहीं किए थे, इनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है 2021 को कतर में, और एग्रीमेंट साइन करके धीरे धीरे इनका एक हकानी नेटवर्क होता है, हकानी नेटवर्क को उन्होंने पहले कितना $20 मिलियन उनके माथे पे बाउंटी रखा करते थे, उसको लिफ्ट कर चुके हैं। तो ये दिखावा सामने जो है ओपन मीडिया में पब्लिश नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे रशिया ऑलरेडी तालिबान अफगानिस्तान को एक्सेप्ट कर चुके हैं आइडेंटिटी, डिप्लोमेटिक मिशन उनका एस्टेब्लिश हो चुका है। चाइना ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है, सिर्फ मिशन एस्टेब्लिश करने में मेरे ख्याल से देरी है। आज के दिन में काबुल में 8 देशों की डिप्लोमेटिक मिशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इंडिया डिप्लोमेटिक मिशन जो टेक्निकल था उसको अपग्रेड करके अब डिप्लोमेटिक लेवल पे लाने के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुके हैं। 10 या 15 देश इंतजार कर रहे हैं इसके साथ ज्वाइन करने के लिए। धीरे धीरे द डे इज नॉट फार जब ये तालिबान को पूरा विश्व में सारे देश ये करेंगे। लेकिन एक चीज छुपा हुआ है इसके पीछे, अमेरिका क्यों आना चाहता है? चाइना तो ठीक है, उसको कंटेन काउंटर करना चाहता है, इसके अलावा और क्या है? अफगानिस्तान के अंदर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मिनरल काफी प्रचुर परिमाण में है। यहाँ पे एक कॉपर फील्ड है जिसको बोलते हैं आईनी, ये भी काबुल के आसपास 40 किलोमीटर दूर है। ये चाइना और तालिबान 2008 को एक एमओयू साइन किए थे, तो उसका माइनिंग बीच में स्टार्ट करके फिर सस्पेंड हो गया था क्योंकि उइगुर मुस्लिम के ग्रुप जो है चाइनीज साइंटिस्ट को टारगेट करने लगे थे। तो उस समय तो काम करने का जो मोमेंटम बिल्ड होना था वो हो नहीं पाया, बीच में कुछ काफी स्थगित किया गया था। अभी सुनने में मिला है कि उसको रिजम्पशन या उसको रिज्यूम हो गया है। और अमेरिका का निगाह है कि अफगानिस्तान में 2.3 टू 3 ट्रिलियन के करीब करीब रेयर अर्थ एलिमेंट है। अभी जहां पे भी अमेरिका जो डिस्टर्ब्ड रीजन्स हैं वहां पे दो चीजों की निगरानी है, एक है रेयर अर्थ एलिमेंट और दूसरा है डॉलर, चाहे ऑयल के जरिए हो या नार्कोटिक्स के जरिए हो या आपके फार्मास्यूटिकल के जरिए हो, अलग अलग माध्यम से वो डॉलर इनकम करना चाहते हैं। यहाँ पे आप भूलिएगा मत, इधर गोल्डन क्रेसेंट है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। जो पॉपी कल्टीवेशन तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर बंद किया है, ये अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर बलूचिस्तान में चले गए हैं। करीब करीब कह रहे हैं 95% ऑलरेडी शिफ्ट होके उसका जो हार्नेसिंग, आमदनी होना, हार्वेस्टिंग करते हैं, प्लस उसका प्रोसेसिंग, ये बलूचिस्तान में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। इसी तरह ईरान के अंदर भी काफी सारे माउंटेनियस एरिया है जहां पे पॉपी कल्टीवेशन काफी मात्रा में होता है और यहाँ का क्वालिटी इज अ हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ हेरोइन एंड दिस सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट एट अ वेरी हाई प्राइस। जब गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल जो नीचे कंबोडिया और लाओस का है, दोनों के बीच में तुलना करते हैं, विश्व का करीब करीब 65 टू 75% नार्कोटिक्स यहाँ से सप्लाई होता है। ये तीन उसके एक्सिस होते हैं, एक है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एवेन्यू, दूसरा है बाल्टिक
वाला जो एवेन्यू, और तीसरा है साउथ एशिया वाला एवेन्यू। दो उनके एवेन्यू ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं यूएन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। आज के दिन में साउथ एशिया का जो एवेन्यू है, ये उसको पहले ट्रांजिट रूप में करते थे, लेकिन साउथ एशिया में, इंडिया जैसे कंट्री में कंजप्शन बढ़ते जा रहा है। 10 से अभी 20% जो नार्कोटिक्स है ये कंज्यूम होने लगे हैं देश के अंदर। ये थोड़ा सा हिंदुस्तान को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, हमें रोकथाम की जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर भी लेना निहायत आवश्यक है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन, और दूसरा है आपका जो ये क्या कहते हैं कि जो मूवमेंट, द टेररिस्ट मूवमेंट, एपिसेंटर ऑफ अफगान पाकिस्तान इज नोन एज द ग्लोबल टेररिज्म सेंटर। यहाँ पे ना केवल पैदाश होते हैं, बल्कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट आगे की तरफ जाते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मिडिल ईस्ट, लवांटे, और ये आइसिस खोरसन जो है, पहले ये अफगानिस्तान में काफी काफी हाई डेंसिटी और काफी मात्रा में रहते थे, लेकिन वो अपना बेस पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट कर दिया। आज ही जो बातचीत चल रही थी इस्तांबुल में, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर के लिए, वो बातचीत अभी कोलैप्स हो गया है दो कारण की वजह से। पिछले पॉडकास्ट में हमने कवर किया था। पहला कारण था कि अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर उड़ने का परमिशन होना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री एक्टिविटी करे या सर्वेलेंस का करे। दूसरा, आइसिस खोरसन को अफगानिस्तान के मिट्टी या धरती से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन या अटैक करने का अनुमति नहीं होना चाहिए। ये दोनों की वजह से उसको स्थगित या उसको कोलैप्स कर दिया, टूट गया है, बातचीत अभी बंद हो गया है। तो इसी चक्कर में मैं कहूंगा कि ये आइसिस खोरसन का जो डोमिनेंस है ये बढ़ती जाएगी, और पाकिस्तान सरकार के साथ ये मिलजुल के काम करते रहेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, और अफगानिस्तान से ये बेस बना के अगर जरूरत पड़ेगा, ये हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए ये प्रयास करेंगे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका जैसे देश है उसका काफी बड़ा जिम्मेवारी बन जाता है। इनके खिलाफ कैसे असरदायक एक रोकथाम की कदम, ये काउंटर स्ट्रेटेजी कैसे वो बना सकते हैं, इसके बारे में काफी सलाह मशवरा करना निहायत आवश्यक है, ताकि वो इफेक्टिव और डोमिनेटिंग रोल प्ले कर सकते हैं। जी, apart from getting access to Central Asia and all those things, मतलब these it will be a big boost. जो न्यूज़ आ रही है काफ़ी हाई प्रोफाइल सोर्सेस से आ रही है कि बागराम हैज़ बीन फाइनली ऑफर्ड टू इंडिया फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए ना, 2 चीज़ें जो मैं हमेशा कहती हूँ जो कभी लौट कर नहीं आती हैं, एक तो वक़्त, टाइम एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट भारत ने हमेशा 4 कदम आगे जाकर अपने नुकसान पर हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की है। कोरोना के टाइम पर कितना सर पॉलिटिशियंस कितना कमेंट कर रहे थे कि भारत की जनता को तो दे नहीं पा रहे हैं और नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में दुनिया भर को वैक्सीन बाँट रहे हैं। एंड दैट वाज़ नॉट द ओनली इंसिडेंट व्हेन वी वेंट आउट। क्यों? टर्की हैज़ ऑलवेज़ बीन एन एनिमी नेशन। फिर भी जब अर्थक्वेक आया तो हम ही भागे, हमने ही उनको मदद की। कितना यूएस ने मदद की है, कितना बाकी देशों ने मदद की है। सो द ट्रस्ट फैक्टर, या तालिबान ही ले लीजिए, चाहे जो भी जितना भी हम हमारा रूखी-सूखी हम जितना भी शेयर कर सकते हैं, हमने शेयर किया उनके साथ। आटा, दाल, चावल, गेहूँ, मेडिसिन का किसने शेयर किया? तालिबान को तो लोगों ने धिक्कार के साइड किया। बट दैट वाज़ द मैच्योरिटी एंड द लॉन्ग टर्म विज़न ऑफ द करंट गवर्नमेंट, जो रिलेशंस अभी भी एस्टेब्लिश रहे एंड देन फाइनली इट इज़ पेइंग ऑफ। चाहे वो दुश्मनों के लिए हो, हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हो या जियोपॉलिटिक्स के लिए हो। थैंक यू सो मच सर फॉर जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ऑल्टरनेट मीडिया हैज़ बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन और वन स्टॉप from where you can get all the news across Bharat and world also. Alternate Media X, Gayatri TM Twitter handles, जहाँ पर आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलती है एंड ऑथेंटिक फैक्चुअल न्यूज मिलती है फॉर दैट मैटर। इंस्टा और टेलीग्राम पे डेफिनेटली आप हमें फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री, थैंक यू सो congratulations, मच। well done, well done। थैंक्स।